देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और विमेंस वेडनेस से हमारी हर बुधवार की खास पेशकश, जहां पर हम महिलाओं के सवालों के जवाब या उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं लाइव शो पर। और रोजाना की तरह हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े होते हैं। आज मेरे साथ है समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सेस सिक्योरिटीज। समीर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका विमेंस वेडनेस से हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और दर्शकों के सवाल में आज हमारे पास सबसे पहले निशा का सवाल आया है और इन्हें अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना चाहती है और साथ ही एनपीएस में भी अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहती हैं और आपसे अच्छे पोर्टफोलियो को लेकर गाइडेंस भी चाहती हैं। ये कह रही हैं कि इन्होंने छोटी अवधि और लंबी अवधि के जो लक्ष्य हैं उन दोनों के लिए निवेश करना है। और फिलहाल इन्होंने अपनी एक रिस्क एनालिसिस भी की है और रिस्क असेसमेंट में ये कह रही हैं कि इन्हें 10 से 12 साल तक अच्छा खासा जोखिम उठाना है। ये कहती हैं, इन्हें समझ में आता है ये। और 1 से 1.5 करोड़ तक इन्हें इकट्ठा करना है अपनी एसआईपी के जरिए। तो ये कैसे अचीव करें, पहला इनका ये सवाल है। और एसआईपी म्यूचुअल फंड में अगर एसआईपी करें, क्या इसकी तुलना एनपीएस से की जा सकती है? ये भी इनका एक सवाल है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा प्रोडक्ट को लेकर भी समझदारी नहीं रखती हैं, तो शायद वो समझना चाहती हूँ आपसे। तो चलिए, फिलहाल मोटा मोटा इनका ये सवाल है। तो मुबारकबाद निशा, अपना सवाल आपने हमें दिया और म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर किया, उसमें एसआईपी के निवेश का तरीका जानने की कोशिश कर रही हैं आप, और साथ ही एनपीएस को भी कंसिडर करना चाहती हैं जो कि प्योरली रिटायरमेंट का प्रोडक्ट है। समीर, बताइए। कविता जी, पहले तो आपका आभार व्यक्त करूंगा, आपने मुझे दूसरी बार आपके शो पे बुलाया। अब हम बात करते हैं निशा जी के सवाल का। जो पहला उनका सवाल है म्यूचुअल फंड वर्सेस एनपीएस। अगर हम बात करते हैं एनपीएस की, तो एनपीएस के साथ उसके बेनिफिट भी है और साथ साथ में एनपीएस के थोड़े लिमिटेशंस भी रहते हैं। बेनिफिट ये है, अगर निशा जी आप अपने रिटायरमेंट के गोल के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो एनपीएस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन, जहां पे आपको डेट और इक्विटी का पूरा ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहो वैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और साथ साथ में आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट भी मिलता है। बट अगर आप, जैसे आपने अपने सवाल में बताया कि आपको शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों गोल को कवर करना है और आपने गोल स्पेसिफाई नहीं किए है, तो यहाँ पे सजेशन ऑलवेज ये रहता है हमारी तरफ से कि अगर आपके गोल्स अगर डिटेल में हमारे पास होते तो हम क्लैरिटी के साथ सजेस्ट करते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी करनी है या एनपीएस करना है। हाँ, एनपीएस के साथ के लिमिटेशंस मैं आपको जरूर बता देता हूँ। एनपीएस आप जब तक 60 साल के नहीं होते तब तक विड्रॉ नहीं कर सकते हो, और 60 साल के एज पे आपका जो भी कॉर्पस जमा हुआ है उसका 60% तक आप विड्रॉ कर सकते हो। सो ये एक चीज है, ऑलवेज ध्यान में रखनी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट जब भी प्लानिंग करते हो, क्योंकि आप आपके गोल जब पास में आएंगे आप वो हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका लक्ष्य तय है, तो ये लक्ष्य में ये एक चीज कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट करना। अब बात करते हैं, आपको 1 से 1.5 करोड़ का प्लानिंग करना है। अगर आप अगले 12 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी आप 31,000 से स्टार्ट करें। 31,000 की एसआईपी 12 साल में आपको 1 करोड़ इकट्ठा करके देगी। अगर आपको 1.5 करोड़ इकट्ठा करना है 12 साल में, तो आपको एसआईपी अमाउंट करना रहेगा 46,000। सो ये है आपकी शुरुआत के लिए। अब जैसे आपने बताया है कि आप आपको रिस्क लेना है अपने पोर्टफोलियो में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए पोर्टफोलियो सजेशन बनाया है, जहां पे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में। दूसरा, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड आप सिलेक्ट कर सकते हो। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड एक अपने पोर्टफोलियो में रखे। एसबीआई कॉन्ट्रा एक फंड सिलेक्ट करें। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और कोटक का स्मॉल कैप, ये 6 फंड के साथ अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर कुछ फंड्स रेकमेंड करते हुए और समीर ने काफी बखूबी समझाया आपको कि आप एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न की तुलना नहीं कर सकते, प्रोडक्ट्स ही दोनों अलग अलग हैं। लेकिन हाँ, रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर अगर आपको एक शुद्ध स्ट्रैटेजी चाहिए तो वो एनपीएस के जरिए अचीव करने की मंशा आप रख सकती हैं। जो फंड्स नोट डाउन उम्मीद करते हैं कि आपने कर लिए हो, निपॉन का लार्ज कैप आपको रेकमेंड किया जा रहा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और कोटक का स्मॉल कैप भी।
ऑलराइट समीर, निशा के बाद पलक का सवाल लेते हैं। इन्होंने फेसबुक के जरिए दरअसल अपना सवाल भेजा है और इनका सवाल क्लियरली एनपीएस को लेकर है। 1 लाख रुपए एनपीएस के टियर 2 में डाले हैं और अब यहाँ पर जो है ये राशि बढ़ाना चाहती हैं। इसके ऊपर इनकम टैक्स कैपिटल गेन्स कैसा लगेगा अगर ये पैसे टियर 2 से टियर 1 में ट्रांसफर करती हैं एनपीएस के ही तो? पलक जी, पहले तो मैं आपको बहुत एक चीज के लिए बधाई देना चाहूंगा। आपने इंस्ट्रूमेंट बहुत सही सिलेक्ट किया है, एनपीएस टियर 2। एनपीएस टियर 2 नॉर्मल म्यूचुअल फंड या नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, बाकी जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है वैसे की तरह ही कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे जब आप टियर 2 से अगर टियर 1 में आप अपना फंड मूव करते हो तो टियर 2 में आपका रिडेम्पशन होता है। इसका मतलब है अगर आप अपना फंड वहां से विड्रॉ करते हो तो आपको जो नॉर्मल गेन्स पे टैक्स पे करना होता है। जैसे अगर आपने इक्विटी ओरिएंटेड फंड सिलेक्ट करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और अगर आप 1 साल से पहले उसके अंदर से निकलते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा और 1 साल के बाद निकलते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो चल रहा है वो पे करना पड़ेगा। और अगर आपने डेट ओरिएंटेड स्कीम सिलेक्ट करी है तो आपका जो नॉर्मल स्लैब आता है वो हिसाब से आपको टैक्स पे करना रहेगा। सो ये है आपका टैक्सेशन का लायबिलिटी। और आप जब टियर 1 में शिफ्ट करते हो तो टियर 1 में जब भी मैच्योरिटी आएगी वहां पे वो आपको टैक्स फ्री आपके हाथ में आएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मिता रागी का सवाल लेते हैं। इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल भेजा है। समीर, 33 साल की उम्र है, 15 साल तक निवेश करना चाहती हैं और बच्चे की पढ़ाई और शादी लक्ष्य है। कुछ फंड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखे हैं। समीर, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, कोटक का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है, कोटक का मल्टी कैप है, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी है और साथ ही ये ग्रामीण क्षेत्र से हैं और डिफेंस में जो है स्मिता काम करती हैं। ओके, हमारे साथ फोन लाइन पर होती तो और भी अच्छा होता। बहरहाल बताइएगा क्या है इनका स्ट्रैटेजी के लिहाज से आप क्या रेकमेंड करेंगे? स्मिता जी को मैं पहले बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने फंड का सिलेक्शन बहुत बखूबी सही किया है और उनका पोर्टफोलियो काफी हद तक बैलेंस्ड है। आगे जाके अगर और स्टेबिलिटी अगर उनको अपने पोर्टफोलियो में लानी है तो सजेशन सिर्फ एक रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड ऐड करें जिससे और स्टेबिलिटी आपके फंड सिलेक्शन में आ जाएगी। हाल फिलहाल जो भी फंड उन्होंने सिलेक्ट किए है काफी अच्छे फंड है। यहाँ पे कोई भी बदलाव का हमारे एंड से कोई भी बदलाव का सुझाव नहीं है। अब उनका क्वेश्चन कविता जी, यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग के एस्पेक्ट से बात करते हैं तो गोल स्पेसिफिक होने चाहिए। यानी जैसे उनको बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए तो कितना अमाउंट चाहिए, कितने पीरियड में चाहिए। लड़की की शादी के लिए अगर वो पैसा इकट्ठा कर रही है तो उनका गोल क्या है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। यहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ी अधूरी है, इसलिए हम इसके ऊपर प्रॉपरली कमेंट नहीं कर पाएंगे। अगली बार स्मिता जी को एक हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बच्चे की शादी की बात करें तो यहाँ से कितने साल में प्लान कर रहे हैं और उसके लिए कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एज वेल एज पढ़ाई के लिए कब उनको कितना पैसा चाहिए ये इन्फॉर्मेशन देंगे तो विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर प्रॉपरली। और दूसरा, हाल फिलहाल जो 10,500 की एसआईपी कर रहे हैं और 2,30,000 रुपए का उनका एयूएम इकट्ठा हुआ है, अगर ये अगले 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो करीबन 67 लाख रुपीस जितना उनका ईओएम इकट्ठा हो जाएगा। काफी बढ़िया फिगर आपने इनको बताई है। ये इकट्ठा करें अगर अपना निवेश बरकरार रखें तो बहुत जरूरी है अपने इन्वेस्टमेंट को एक टारगेट दे देना। बहुत सारे दर्शकों ने और महिला दर्शकों ने खासतौर से जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है तय कर ली है, लेकिन कितना कॉर्पस इकट्ठा करना चाहती हैं उस लिहाज से लेकर जानकारी नहीं दी है। तो समीर, आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक ये 67 लाख जो है वो 15 साल में इकट्ठा कर लेंगे। ऑलराइट, ममता प्रसाद हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ममता जी नमस्कार। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका प्रोग्राम हम एवरी वेडनेसडे स्पेशली देखते ही हैं। अदरवाइज मॉर्निंग में भी हमारा चैनल चालू, आपका चैनल चालू रहता है। अरे वाह,
थैंक यू सो मच हमें फॉलो करने के लिए और हम पर भरोसा जताने के लिए। ममता जी बताइए सहायता कैसी कर सकते हैं आपकी? बिल्कुल, ये सवाल मैं अपने बेटे के लिए पूछ रही हूँ। उसकी मैंने SIP किए हुए हैं 2,000 के। एक है क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ, दूसरा है NBFC फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ और तीसरा है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, जिसमें 2001 से शुरू किया हुआ है। उसमें अभी कुछ 90 के आसपास हो गया है, 90,000 के आसपास। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इसको कितना फंड को हम बढ़ाएं और इसमें कितना बढ़ाएं कि आफ्टर 10 years ही शुड गेट एटलीस्ट 1 crore सो दैट ही कैन, अगर घर खरीदना है कुछ तो। ठीक, हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से आपने अपने बेटे की उम्र दे रखी है, 28 साल का आपका बेटा है और जी आपने अपने बेटे के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू की है और एक तरह से उनकी फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में आप सोच रही हैं। देखिए माता पिता का धर्म होता है, वो जितना हो सके अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं और छोड़कर जाना चाहते हैं। मैं उम्मीद ये करती हूँ कि आपने जैसे अपने बेटे के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत की है, इसी सीख को वो अपने लिए आगे बढ़ाएंगे और खुद भी जो है निवेश के सफर में पार्टिसिपेट करेंगे। और मुझे यकीन है आपने उस तरह की सीख और लर्निंग उनको दे रखी होगी। फंड्स तो आपके बहुत अच्छे हैं, बट 2 स्मॉल कैप है और एक फ्लेक्सी कैप है। ताकि समीर बताएंगे कहाँ बदलाव करने की जरूरत है और कैसे 10 साल में आपके बेटे को मिल पाएंगे 1 करोड़ रुपए। समीर बताएं। पहले तो कविता जी, जैसे मैडम ने बताया कि आपके शो को वो रेगुलर देख रही है, तो कहीं ना कहीं जो आपने मुहिम छेड़ी है फाइनेंशियल लिटरेसी की, वो काफी हद तक सही डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। और मैडम के लिए एक बधाई देने वाली बात यह है कि बच्चे ऑलवेज जो भी सीखते हैं अपने माँ बाप को देखते हुए सीखते हैं। तो यहाँ पे आप उनके लिए परफेक्ट रोल मॉडल बन रही है। आप फाइनेंशियल अवेयरनेस लेके उनको गाइड कर रही है, बहुत ही अच्छा कल्चर डेवलप कर रहे हैं एंड आई एम श्योर ये उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं मैडम आपके सवाल पे। आपका सवाल है कि अगले 10 साल में उनको 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। हाल फिलहाल 6,000 रुपए की SIP चल रही है। 6,000 की SIP अगर 10 साल तक करते हैं और एवरेज 12% रिटर्न जनरेट होता है तो करीबन 14 लाख रुपए का EOM इकट्ठा हो जाएगा। टारगेट है आपको 1 करोड़ चाहिए अगले 10 साल में, तो यहाँ पे आपको SIP अमाउंट बढ़ा के 42,000 ले जानी पड़ेगी, यानी और 36,000 रुपए की SIP आपको जोड़नी पड़ेगी। ये होता है तो करीबन 10 साल में वो अपना लक्ष्य जो रखा है 1 करोड़ का वो हासिल कर पाएंगे। अब पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स जो भी स्कीम्स ली है काफी अच्छी है। आगे जो आप ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे एंड से थोड़े सुझाव है जो आप ध्यान में रख सकते हैं जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो तब। पोर्टफोलियो में पहला सुझाव ये रहेगा कि आप निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड स्टार्ट करें जिसमें 6,000 रुपए की SIP करें। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड सिलेक्ट करें जिसमें 6,000 की SIP कर सकते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप पे 6,000 कर सकते हैं। क्वांट जो आपका चल रहा है वहां पे SIP अमाउंट बढ़ा के 6,000 करना चाहिए। ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप जो आपका हाल चल रहा है उसमें भी आप अमाउंट बढ़ा के 6,000 कर सकते हैं। SBI कॉन्ट्रा ये आपको फंड में ऐड करके यहाँ पे आपको 6,000 SIP का सुझाव रहेगा। और एक फंड एक्सेस मल्टी कैप है जहां पे आप 6,000 की SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ये ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड एंड बैलेंस कर देगा जिससे आपके पोर्टफोलियो पे काफी स्टेबिलिटी मिलेगी। चलिए ममता जी, आपको कुछ सवाल पूछना है समीर को? कुछ बदलाव किए हैं देखिए फंड्स में, निपॉन इंडिया लार्ज कैप मतलब काफी सारे फंड्स यहाँ पे रेकमेंड किए हैं आपको। आप उनके बारे में सोच सकती हैं और निवेश शुरू कर सकती हैं। बताइएगा कोई और सवाल? मैम एक और सवाल था उसी के लिए कि एट द एज ऑफ 55 और 60 इफ यू कितना अभी से वो MTS में डाले कि उस समय उसको जब वो 55 या 60 ईयर्स का हो जाए तो रिटायरमेंट फंड जो मैंने ये आपका MTS का देखा था 28 तारीख को, तो उससे काफी सवाल दिमाग में आया कि हमने आपसे पूछना, इसलिए मैंने उस दिन क्वेश्चन भी भेजे थे लेकिन शायद मैंने बहुत लेट से भेजा था वो प्रश्न। अच्छा तो कोई बात नहीं। तो NPS वात्सल्य आप अपने बेटे के लिए शुरू कर सकती हैं। नहीं NPS वात्सल्य नहीं, ये तो अभी वर्किंग में है, नाउ ही इज वर्किंग। हाँ अच्छा इज वर्किंग। हाँ राइट ओके शुरू करता है तो अभी से कितना करना चाहिए और वो 60 साल की उम्र में उसे कितना मिलेगा?
तो उसके लिए कुछ बॉलपार्क फिगर बहुत जरूरी होगी। देखिए रिटायरमेंट जो ऐसा लक्ष्य होता है ना ममता जी, बहुत जरूरी है कि आप अभी के अपने खर्चों को एनालाइज करें। अभी तो मेरे ख्याल से आपके बेटे वर्किंग है, आगे चलकर उनकी लाइफस्टाइल, उनकी लाइफ स्टेजेस बदलेगी, शादी होगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, हो सकता है वो अपने ऊपर कोई कर्ज ले ले। तो रिटायरमेंट में आपको कितना लगेगा ये आप उस वक्त तय कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि आपका अभी का खर्चा कितना है। ठीक है, एक फॉर्मेट है इसका, एक फॉर्मूला है इसका, समीर आपको समझाएंगे विस्तार से। और समीर बहुत ही बारीकी से समझाइएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत आती है जब भी वो रिटायरमेंट अपने लक्ष्य को आंकना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। रिटायरमेंट को लेकर परिभाषा भी लोगों की बहुत बदल रही है। हो सकता है लोगों के लिए रिटायरमेंट एक नौकरी से छुटकारा पाना हो या नौकरी बंद कर देना हो, कुछ और करना हो, एंटरप्रेन्योरशिप करनी हो। इनके तो बेटे भी अभी केवल 28 साल के हैं, तो हो सकता है आगे उनको एक इनकम सोर्स में डिपेंडेंट नहीं रहना हो। तो इन सब सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए एक कॉमन फॉर्मूला जो कि रिटायरमेंट के लिए हम यूज करते हैं वो क्या हो सकता है, क्योंकि उस फॉर्मूले से फिर ममता जी को समझ में आ जाएगा कि कितना इकट्ठा करने के लिए हमें कितना निवेश करना होगा। समीर। ममता जी के क्वेश्चंस को मैं थोड़ा एलोबरेट वे में ऐसे लूंगा कि जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग चाहते हो तो रिटायरमेंट प्लानिंग के टाइम अभी आज हाल फिलहाल अगर मंथली एक्सपेंसेस सपोज 10,000 है, अगर वो 15 साल या 20 साल बाद रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो वो एक्सपेंसेस मंथली वो टाइम पे 15-20 साल बाद क्या रहेंगे पहले वो कैलकुलेट करना चाहिए। यानी सपोज अभी 15,000 है, 20 साल के बाद उनको हर महीना 1 लाख रुपया लगेगा, तो साल का 12 लाख रुपया लगेगा। अब ये 12 लाख रुपया अगर एवरेज पोर्टफोलियो का अगर हम 6% विड्रॉल रखते हैं तो करीबन आपको 2 करोड़ का पोर्टफोलियो होता है, जिसका 6% अगर आप एनुअल विड्रॉल करते हो तो 12 लाख रुपए तक का करीबन आपका एनुअल विड्रॉल में आ जाएगा। तो ये एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पे हम एज ऑफ नाउ इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं किया है, आप एन्यूटी के टाइम पे कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे ये कंसिडर नहीं किया गया है, बट जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि अगर 2 करोड़ रुपया है वो टाइम अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके डेट साइड भी इन्वेस्टमेंट करते, डेट प्लस हाइब्रिड में इन्वेस्ट करके आप सालाना जो भी कॉर्पस जो उसका 6% विड्रॉ करते हैं, तो जो भी आप एक्सपेंस कंसिडर कर रहे हैं, जैसे भी 10,000 है, आगे जाके 1 लाख चाहिए, तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको ईयूएम इकट्ठा करना चाहिए। पहला पॉइंट ये। अब मैडम का सवाल था एनपीएस के बारे में। सो एनपीएस में अगर आप टीयर 1 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैक्सिमम 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट होगा एज ए इंडिविजुअल अगर आप अकाउंट डायरेक्ट जाके खोलते हो तो, और कंपनी के थ्रू जाते हो तो बेसिक का 10% तक आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये आपको सिलेक्ट करना रहेगा। बेनिफिट ये रहता है कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपकी इनकम से अच्छा 30, जो अगर उनका स्लैब 30% में है, 33% है, तो 33% स्ट्रेट अवे उनका टैक्स बच जाएगा। सो टैक्सेशन के एस्पेक्ट से बहुत सही है। बट एनपीएस में जैसे मैंने बताया आगे भी कि 60 ईयर से पहले विड्रॉल पॉसिबल नहीं होता है। 60 ईयर के बाद जो भी एयूम इकट्ठा होगा उसका 60% ही विड्रॉ कर पाएंगे, बाकी का उनको एज अ पेंशन ही मिलेगा। ऑलराइट ममता, ऑल द बेस्ट आपके बेटे के उज्जवल भविष्य की प्लानिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। महक हमारे दर्शक का सवाल लेते हैं, गुड़गांव से ये सवाल भेज रही हैं। 20 साल तक इन्वेस्ट करना चाहती हैं, 1.5 करोड़ इनको जो है इकट्ठा करने हैं। पिछले 1 महीने से इन्होंने कुछ अपनी एसआईपी की शुरुआत की है समीर, और ये कह रही हैं कि आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप इनके पास है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, टाटा का स्मॉल कैप इनके पास है, और अपनी एसआईपी में बढ़ोतरी भी करेंगी, 10% तक की स्टेप अप की बात भी कर रही हैं। बताएं। महक जी, आप जो अभी फिलहाल 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, अगले 20 साल तक आप कर रहे हैं और 10% का एनुअल स्टेपअप करते हैं, तो जो आपने लक्ष्य 1.5 करोड़ रखा है वो आराम से सरपास हो जाएगा और करीबन 2 करोड़ के करीब आप फंड इकट्ठा कर पाएंगे। अब बात करते हैं फंड सिलेक्शन की। आपने फंड सिलेक्शन काफी बढ़िया किया है। यहाँ पे कोई भी इमीडिएट सुझाव नहीं है आपके फंड में बदलाव करने का। कविता जी, मैं यहाँ पे अगेन ये लोग जो फंड सिलेक्ट कर रहे हैं, जो आज हम महिला निवेशकों में देख रहे हैं, ज्यादातर पोर्टफोलियो बहुत बैलेंस्ड है, ना मिड कैप और स्मॉल कैप हैवी है, बहुत सही नपातुला पोर्टफोलियो बना रहे हैं। सो ये देख के ये समझ में आ रहा है कि आज के डेट में जो महिला है वो पोर्टफोलियो काफी बेहतर तरीके से बना रही है। क्रेडिट गोज टू योर शो।
राइट, बिल्कुल समीर, आपकी और हमारी दोनों की ही मुहिम यहाँ पर जो है एक तरह से आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। और चलिए, मेरे ख्याल से एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं शो पर, रेणुका का। ये भी यूट्यूब से ही सवाल आया है। समीर, इनके पास HDFC का फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा और क्वांट का स्मॉल कैप है। पोर्टफोलियो कैसा है इनका फंड्स को लेकर? 10 साल तक निवेश करने की इनकी योजना है, बताइएगा। जी, पोर्टफोलियो में हाल फिलहाल जो भी तीन स्कीम ली है वो सही है। पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी और वेल बैलेंस अप्रोच डेवलप करने के लिए रेणुका जी को हमारी तरफ से सुझाव रहेगा कि वो अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट एक लार्ज कैप फंड ऐड करे। उनके पोर्टफोलियो में अगर निपॉन लार्ज कैप फंड ऐड करते तो अच्छा स्टेबिलिटी आ जाएगा। आज की डेट में वो 3,500 रुपए का जो SIP कर रहे हैं, इससे करीबन अगले 10 साल में 8 से 9 लाख रुपए जितना इकट्ठा हो जाएगा। चलिए, एक और सवाल लेते हैं हम रंजना का। इन्होंने भी यूट्यूब के जरिए अपना सवाल भेजा है। कह रही हैं कि इसी महीने SIP शुरू की है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल का लार्जर मिड कैप है और SBI का स्मॉल कैप है और HDFC का फ्लेक्सी कैप है। जो फंड्स लिए हैं उसमें से 15 साल में इनको चाहिए 50 लाख रुपए। और क्या फंड में किसी भी तरह का बदलाव करने की जरूरत है या नहीं, ये इनका सवाल है। समीर, तो रंजना जी को जो भी फंड सिलेक्ट करे, फंड का सिलेक्शन सही है, बट सिर्फ सजेशन ये रहेगा रंजना जी को कि कोई भी एक AMC में ज्यादा एक्सपोजर ना ले। आपने 4 फंड सिलेक्ट किए, उसमें 2 एक ही AMC में है, तो यहाँ पे एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क रहता है, सो ये अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी अच्छी AMC के काफी अच्छे फंड है, चाहे तो उसमें से एक शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, उनका टारगेट ये है कि अगले 15 साल में उनको 50 लाख इकट्ठा करना है। आज की डेट में उनकी 8,000 की SIP चल रही है। 8,000 की SIP से वो करीब अगले 15 साल में करीबन 40,000 के करीब उनका 40 लाख के करीब उनका फंड इकट्ठा हो जाएगा। 50 लाख का फंड इकट्ठा करने के लिए सिर्फ 2,000 की SIP और जोड़ेंगे, यानी मंथली 8,000 की जगह 10,000 की SIP कर लेंगे, तो वो कंफर्टेबली अपना जो लक्ष्य रखा है 50 लाख का वो अचीव कर लेंगे। फंड का सिलेक्शन बहुत सही है, बट अगेन लार्ज कैप फंड एक स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर वो ऐड करते हैं तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। राइट, चलिए, इसी के साथ दर्शकों के सवालों के सिलसिले को आज यही थामते हैं। विमेंस ट्रेडमिल में आपने शिरकत की, समीर, और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। महिला दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम भी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर बात करने वाले हैं सरेंडर की। जी हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो नए नियम क्या कहते हैं, और इसके साथ साथ नए नियमों के मुताबिक कितना फायदेमंद होगा अब पॉलिसी को सरेंडर करना। बारीकी से इस पर चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।